हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जून 2024 तक का फाइनेंशियल अवेयरनेस का थर्ड और फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं। बैंक रेगुलेटर्स सेट टू मीट एआरसीज में डिस्कस बोरोइंग सेटलमेंट प्रोसेस। तो आरबीआई जो है वो एआरसीज के टॉप एग्जीक्यूटिव से मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? रिगार्डिंग ये एआरसी मतलब क्या? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये बेसिकली रेगुलेशन के लिए मीटिंग नहीं हो रही है। बेसिकली ये हो रहा है, जो बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादातर रिफ्यूज़ कर देते हैं फंडिंग को, एआरसीज को फंड नहीं देते हैं। और जो एआरसीज हैं इनके बेसिकली या तो ये बैंक से फंड लेते हैं या फिर ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा फंड रेज करते हैं। Before moving on further, I request to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. द अदर इशू फेस्ड बाय द ARCs इज द सेटलमेंट प्रोसेस। मतलब जो बैंक जो है, जैसे एक सेटलमेंट प्रोसेस होता है ना कि आपने ARC ने कोई प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट जो एक्वायर किया उसको सेटल कैसे करना है। तो अभी जो करंट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि हर एक जो सेटलमेंट प्रपोजल है वो ARC का, उसे एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें कि 3 तरह के ऑफिशियल्स होते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, टेक्निकल, लीगल, इन सारे बैकग्राउंड्स को देखते हुए नॉमिनल अमाउंट, चाहे वो कितना भी अमाउंट का, कम से कम अमाउंट का होगा, तो भी ये प्रोसेस होता ही होता है कि एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी होगी जिसमें तीनों तरह के लोग होंगे, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड लीगल। साथ ही साथ जो सेटलमेंट प्रपोजल्स हैं वो बोर्ड लेवल पर अप्रूव होते हैं। हालांकि जो अदर एंटिटीज़ हैं, मतलब जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उनमें क्या सेटलमेंट पॉलिसी अलग तरह की होती है। उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। जैसे आप लोग भी बैंक में हैं तो आपके यहाँ भी होता होगा। एक कुछ पावर होता है वो जो कि सेटलमेंट ब्रांच लेवल पर होते हैं, कुछ रीजनल लेवल पर होते हैं, कुछ जोनल लेवल पर होते हैं, कुछ स्टेट या सेंट्रल लेवल पर होते हैं, या हेड ऑफिस लेवल पर होते हैं। लेकिन एआरसीज में ऐसा नहीं है। एआरसीज में कोई भी डेलीगेशन नहीं है, वो सीधे हर एक सेटलमेंट बोर्ड के पास ही जाता है। यही रीज़न है कि इसका जो एआरसीज में सेटलमेंट प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूम है और मैकेनिज्म बहुत मुश्किल हो जाती है। इस बारे में भी एआरसीज आरबीआई से बात कर रहा है। ओनली अ फ्यू इन्वेस्टर आर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी रिसिप्ट। देखिए, सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एआरसीज जो भी एसेट एक्वायर करते हैं उनको वो सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस सेल आउट करते हैं। यही बेसिकली प्रोसेस होता है जिसको एसआर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसके संबंध में एआरसीज जो है वो रेगुलेटर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुदर्शन सेन कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करें और ना सिर्फ बैंक से अदर बल्कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को भी अलाउ करें कि वो एसआर यानी सिक्योरिटी रिसिप्ट में इन्वेस्ट कर सकें। ये भी एक रिक्वायरमेंट है। जब एआरसी जो कोई एक एसेट क्या बैंक या एनबीएफसी से लेते हैं तो उसमें 15% वो कैश देते हैं और बाकी 85% जो है इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स पे किया जाता है। आरबीआई ने एक सुदर्शन सेन कमेटी बनाई थी जिसमें जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एआरसी का डिसाइड करते हैं। कमेटी का नाम याद रखिएगा, सुदर्शन सेन कमेटी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एआरसी। जो कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2021 में सबमिट कर दी थी और उसमें लिस्टिंग और ट्रेडिंग ऐसा यानी सिक्योरिटी रिसिप्ट से संबंधित जो चीज़ें थी एआरसी, उसके बारे में इन्होंने बताया था और उसे कैसे एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के थ्रू बेच करके उसमें कैसे और ज़्यादा बेहतरी की जा सकती है। जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था कि क्या क्या इसमें क्वालिफाइड बायर्स हो सकते हैं जो ऐसा सिक्योरिटी रिसिप्ट खरीद सकते हैं, जिसमें उन्होंने एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को भी काउंट किया था। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कहा था? 1 करोड़ या उससे ऊपर के लिए। ठीक है। और कॉर्पोरेट्स के लिए कहा था मिनिमम नेटवर्थ 10 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए। According to RBI data, जो sales to ARCs by banks shot up in 2022-23, partly reflecting the assets sold to the newly operationalized National Assets Reconstruction Company Limited. तो जब नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बना उसके बाद से 2022-23 में जो सेल्स है एआरसी का वो बढ़ गया है, मतलब उनके एसेट्स हैं वो अच्छा बिक रहे हैं। ठीक है। ये आरबीआई का डाटा है। 2022-23 में ड्यूरिंग 2022-23 9.7% ऑफ द प्रीवियस ईयर स्टॉक्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्रॉस एनपीए वाज सोल्ड टू एआरसी एज कंपेयर्ड विद ओनली 3.2%। तो 2021-22 में 3.2% एआरसी ने खरीदा था एनपीए और 22-23 में 9.7% खरीदा। All credit goes to National Asset Reconstruction Company Limited. The acquisition cost of ARCs as proportion to the book value of assets declined from 33% at the end of March 2022 to 29.8% at the end of March 2023. तो ARCs के पास जो एसेट्स थे उनका क्वालिटी, उनका जो 33% था मार्च 2022 में, जबकि 23 में कितना बचा? केवल 29.8, मतलब कि वो सेल अच्छी हुई थी। ये भी आरबीआई का कहना है। Finance Ministry asked SBI to look into co-lending issues. RBI has allowed banks to co-lend with non-banking financial companies, including housing finance companies, to enhance credit to underserved section. तो RBI ने कहा है बैंक से, स्पेशली SBI से कहा है कि उस प्रोसेस को देखें कि आप NBFCs या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ मिलकर को-लैंड यानी कि दो लोग मिल करके लोन
दे सकें, जिससे कि अंडर सर्व्ड जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जहाँ पर अभी लोन अच्छे से नहीं पहुँच पाया, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं या अंडर सर्व्ड सेक्शंस हैं, वहाँ पर भी लोन पहुँच सके। NBFCs कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ अ लोन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। इसमें क्या है, NBFCs बेसिकली इसमें 20%, मतलब 1 करोड़ का अगर लोन, मतलब 1 लाख का लोन है तो 20,000 NBFC देगी, 80,000 कौन देगा, SBI देगा। तो वी हैव आइडेंटिफाइड सम को लेंडिंग इशूज एंड आस्क्ड SBI टू फॉर्म अ कमेटी। ये RBI का कहना है, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उन्हें को लेंडिंग इशूज़ को फाइंड आउट करते हुए SBI से कमेटी फॉर्म करने के लिए कहा है। ये कमेटी मेजर बैंक्स और NBFCs के ऑफिशियल्स जो होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द ऑफिशियल सेड SBI वुड अपॉइंट वन ऑफ इट्स ऑफिसर्स टू लुक एट व्हाई को लेंडिंग वाज नॉट पिकिंग अप। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि को लेंडिंग यानी NBFC SBI या पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलकर को लेंडिंग करे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाने को कहा है। तो 80% ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम द बैंक एंड 20% ऑफ द NBFC, ये बताया गया है, ठीक है। लेकिन बस देखिए, इसमें मेन चीज़ जो है वो असलियत ये है कि ओवरऑल जो बैंक चाहता है वो चाहता है कि उसके पास फर्स्ट रिकवरी का राइट उसके पास पहले रहे, क्योंकि 80% पैसा उसका है। मेन चीज़ ये कही गई है, जबकि ऐसा यही मेन पेज यही फंसा हुआ है, ये मेन इसमें कॉन्सेप्ट है। PSB's loan growth lacks industry average. With SBI an exception, loan growth of large PSB stood in the range of 11 to 13% in financial year 24. Lagging well behind the banking sector trend, which registered a growth of 16% during the same period, excluding the impact of merger of HDFC Limited with HDFC Bank. आपको पता है कि HDFC Limited और HDFC Bank का मर्जर हो चुका है। मेन चीज़ ये कहा गया है कि जो PSBs हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो करीब 16% पिछले साल ग्रोथ हुई थी लोन इसी टाइम में, इस फाइनेंशियल इस टाइम पीरियड के बीच में, जो कि इस बार नहीं दिख रही। इस बार केवल 11 से 13% की हुई है, लेकिन SBI की ग्रोथ हुई है लोन डिसबर्समेंट में। केवल SBI ने लोन ग्रोथ बताया है कितना, 15% का। लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बताया है लोन ग्रोथ करीब 16% का। तो बैंकिंग सेक्टर का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो केवल कितना बढ़ा है, 12.9%। जो मतलब कुछ ऐसे बैंकिंग सेक्टर हैं जिनमें सिंगल डिजिट में ग्रोथ हुई है। तो कुल मिला करके ना लोन बहुत अच्छा डिस्बर्स हुआ, ना ही डिपॉजिट, दोनों ही चीज़ों में पीछे हैं। 11 to 13% लोन ग्रोथ है, 12.9% डिपॉजिट है, मोटा मोटा ये याद कर लीजिए। Resolutions approved by NCLT hit record in fiscal year 24। NCLT मतलब क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कितने रिजोल्यूशन मतलब केसेस समझ लीजिए आप। A record number of 269 resolutions plans were approved by the National Company Law Tribunal under the IBC यानी Insolvency and Bankruptcy Code in fiscal year 24, up 42% from the last year। तो पिछले साल जितने केसेस हुए उसके कंपैरिजन में 42% बढ़ के 269 रिजोल्यूशंस हुए हैं, किसमें, IBC के अंतर्गत यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। फिजिकल ईयर 23-24 had witnessed an unprecedented surge in the approval of resolution plans under the IBC। मतलब ओवरऑल जो अप्रूवल्स हुए रिजोल्यूशंस के वो पहले से बेहतर हुए हैं। फाइनेंशियल 23 में NCLT ने टोटल 189 रिजोल्यूशंस पास किए थे, जो कि 32% थे एडमिटेड क्लेम्स का। इस बार कितने और 269, दोनों में बहुत इंक्रीमेंट आ गया। साथ ही साथ जो रेशियो ऑफ रिजोल्यूशन वर्सेस लिक्विडेशन केसेस हैं वो भी 0.46 हो गया है, जो कि इस बार कितना हो गया है, 0.61। तो फिजिकल ईयर 23 में 0.46 था और 24 में कितना हो गया, 0.61, मतलब बढ़ गया है। हाउएवर इट इज स्टिल टेकिंग 6, हाँ मेन चीज़ ये कहा है कि अभी भी रिजोल्यूशन करने में 679 डेज़ का एवरेज टाइम लग रहा है, जबकि स्टैंडर्ड टाइम कितना का है, 330 डेज़ का। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम एग्जाम में आता है तो आपको बताना होगा 330 डेज़ का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। और इस टाइम कितना है, 679 का। जो इंप्रूवमेंट हुआ है रेशियो ऑफ रिजोल्यूशन में वो 0.46 से 0.61 हुआ है। टोटल इस बार 269 हुआ। ये सारी फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 330 डेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉकजेंस $1 बिलियन लोन फॉर रिन्यूज एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। रिन्यूज क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। तो यूरोप के सोसाइटी जनरल हैज़ अग्रीड टू लेंड अप टू $1 बिलियन फॉर NASDAQ लिस्टेड रिन्यू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 years एट अ टाइम द इंडियन कंपनी एम्स टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट अक्रॉस ग्रीन पावर एंड डीकार्बनाइजेशन। तो ये समझिए यूरोप की सोसाइटी जनरल ने $1 बिलियन का लोन दे रहे हैं, किसको, NASDAQ में जो लिमिटेड है, क्या नाम है, रिन्यू ग्लोबल एनर्जी, ठीक है। तो रिन्यू ग्लोबल एनर्जी को $1 बिलियन का लोन दे रहा है, कौन, यूरोप के सोसाइटी जनरल। ये याद रख लीजिएगा, सॉकजेंस मतलब सोसाइटी जनरल। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। द फाइनेंसिंग वुड हेल्प रीन्यूज प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये जो प्रोजेक्ट, ये $1 बिलियन का लोन है, ये इंडिया में और अब्रॉड में रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बढ़िया टेक ऑफ कराएंगे। द 2 entities हैव साइंड द MOU टू कोलैबोरेट ऑन सोलर, विंड, कॉम्प्लेक्स रिन्यूएबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज एंड सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग अ रिन्यू स्टेटमेंट सेट। तो ये लोग किस पे काम करेंगे, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कॉम्प्लेक्स रिन्यूएबल्स पे, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे काम किया जाएगा। With this we have come to an end. Thank you so much for watching. Do like and share, subscribe to the channel. In case you have any doubt, you can please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.